Assalamu alaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the crystal systems and the other topic is the melting or fusion. Crystal system क्रिस्टल्स को फोर्सेस के बुनियाद पे चार टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, जिसमें एटॉमिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल। और क्रिस्टल्स को शेप्स के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से 7 सिस्टम्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। क्रिस्टल सिस्टम और उनके एग्जांपल्स के हवाले से देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के जो यूनिट सेल हैं वो अलग अलग हैं। अब यूनिट सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि रिपीट होता है और उसके रिजल्ट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। अब यूनिट सेल के पैरामीटर्स जो होते हैं वो लेंथ और एजेस ऑफ द सेल होते हैं। लेंथ ऑफ द सेल को ए, बी और सी से एक्सप्लेन किया जाता है और एंगल्स बिटवीन द एजेस को अल्फा, बीटा और गामा से एक्सप्लेन किया जाता है। और ये आप मजीद यूनिट सेल का एक लेक्चर है मेरा, उस पर आप डीप में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक सिस्टम में जो लेंथ होंगी अल्फा, बीटा, ए, बी और सी, वो तीनों इक्वल होंगी और उसके अलावा जो उनके दरमियान एंगल्स होंगी अल्फा, बीटा और गामा, वो जो एंगल्स होंगी वो सब के सब 90 डिग्रीज की होंगी। फॉर एग्जांपल अब ये एक यूनिट सेल है, इसकी जो लेंथ्स हैं वो ए, बी और सी हैं और इनके दरमियान जो एंगल्स हैं वो अल्फा, बीटा और गामा है। तो लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड एंगल्स बिटवीन द यूनिट सेल, इस हवाले से मैंने यहाँ पे भी मजीद एक डायग्राम बना लिया है। आप इसको यूनिट सेल वाले लेक्चर में मजीद डीप में देख सकते हैं। क्यूबिक सिस्टम में तीनों लेंथ जो होंगी वो इक्वल होंगी और जो एंगल्स होंगी तीनों उनके दरमियान वो सब 90 डिग्रीज पे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और उनके एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है। एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। जिंक सल्फाइड है और डायमंड है। इन तीनों के जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल्स के वो क्यूबिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ये होगा कि ए और बी लेंथ जो है वो इक्वल होंगी, सी इक्वल नहीं होंगी और जो एंगल्स हैं वो सबके सब 90 डिग्रीज होंगे। आपने ये याद रखना है कि अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एबीसी जो है वो लेंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल बेरियम सल्फेट, टेट्राहाइड्रेट और स्टेनियम ऑक्साइड। ये जो 4 वाटर हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिस्टल फॉर्म में अटैच होते हैं, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों जो लेंथ होंगी वो इक्वल नहीं होंगी और तीनों एंगल्स जो होंगी वो 90 की होंगी। उसके एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट और फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, ये 7 हाइड्रेट। तो इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में है और ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद टेट्रागोनल में आप देखेंगे कि एंगल्स जो होंगी वो तीनों इक्वल हैं, ए, बी और सी। और इसमें चेंजेस क्या है कि 2 एंगल्स जो होंगी वो इक्वल होंगी और जो गामा है, तीनों जो एंगल्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा तीनों इक्वल होंगी मगर 90 के बराबर नहीं होंगी। इसका मकसद ये है कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों इक्वल ही होंगे मगर 90 डिग्री नहीं होंगे। या तो 90 से अबव होंगे या 120 से बिलो होंगे। मींस 90 से अबव 100 होंगे, 110 हो गया और 120 से कम होंगे एंगल्स, 120 से ज्यादा नहीं होंगी। उसके एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट, आइस और सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे नोट करें कि पोटेशियम नाइट्रेट और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, तो अब ये पोटेशियम नाइट्रेट एक ही कंपाउंड है जो डिफरेंट फॉर्म में हमें मिल रहा है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही कंपाउंड जब डिफरेंट फॉर्म में मिलता है हमें तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल में लेंथ जो है दो
ए और बी इक्वल होंगे और सी जो है उसके इक्वल नहीं होगा, वो लेंथ जो होगी वो चेंज होगी। अल्फा और बीटा एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगी और जो गामा एंगल होगी वो 120 डिग्री की होगी। तो अल्फा और बीटा जो एंगल है वो एक्चुअली 90 डिग्रीज के एंगल होंगी, अल्फा और बीटा, और जो गामा एंगल होगी वो 120 डिग्री की होगी। और इसके एग्जांपल में ग्रेफाइट आता है और क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड का एक टाइप है क्रिस्टल फॉर्म में, क्वार्ट्ज। इसके बाद मोनोक्लिनिक में आप देखेंगे कि तीनों लेंथ इक्वल नहीं, ए बी और सी तीनों लेंथ इक्वल नहीं है, जबकि जो एंगल्स हैं अल्फा और गामा, बीटा नहीं, अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री होंगी और बीटा जो है वो 90 नहीं होगी, मींस 90 से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इसका एग्जांपल केन शुगर है जो टेबल शुगर है, सक्रोज जो यूज होती है कॉमनली, और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसे हम ब्लू स्टोन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके बाद ट्राइक्लिनिक सिस्टम है जिसमें जो तीनों लेंथ है वो इक्वल नहीं है और जो तीनों एंगल्स हैं वो भी इक्वल भी नहीं है और 90 भी नहीं है। इसका मकसद ये होगा कि इनमें से कोई भी एंगल जो होगी वो 90 नहीं होगी और तीनों के तीनों एंगल्स एक दूसरे से अलग होंगे। तो फॉर एग्जांपल एक 80 है, दूसरी 90 है, तीसरी 120 हो सकती है। इस तरह से तीनों एंगल्स जो होंगी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, मगर इनमें से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्रीज पे नहीं होगी। इसके एग्जांपल में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब तो दोबारा एक और एग्जांपल आ गया कॉपर सल्फेट का, आप देखेंगे वो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर में हमें नेचर में मिलता है, तो ये भी पॉलीमॉर्फस ग्रुप है और पेयर है आप कंपाउंड। अब ये एक ही कंपाउंड जो है वो दो स्ट्रक्चर में हमें मिल रहा है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन जो भी 7 क्रिस्टल सिस्टम है इसको आप आसानी इस तरह से देखें, फोकस करें इस पे कि जो ग्रेजुअली चेंज आ रही है, तो आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे कि पहले में सिर्फ जो आ रही है चेंज आ रही है लेंथ में, एंगल्स जो है पहले 3 वाले क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोनोमिक में एंगल जो है वो 90 है, तो ये इजी हो जाएगा कि अल्फा बीटा गामा तीनों में 90 डिग्री रख लिया आपने। अब सिर्फ क्या होगा कि एक में बी और सी की लेंथ चेंज हो रही है, तीसरे में दोनों लेंथ जो है इक्वल नहीं। अच्छा, उसके बाद लेंथ इक्वल हो जाएंगी और एंगल्स में चेंजेस शुरू हो जाएगी, जैसे कि ट्राइगोनल है, इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल होंगे मगर 90 नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 क्यूबिक में, और यहाँ पे सिर्फ 90 नहीं होंगे, 120 से बिलो होंगे या 90 से अबव होंगे। हेक्सागोनल में आप देखेंगे कि लेंथ में अब चेंजेस स्टार्ट हो गई, बी और सी इक्वल नहीं है, अल्फा और बीटा इक्वल है 90 के और गामा जो है वो 120 का। और उसके बाद मोनोक्लिनिक में आप देखेंगे कि लेंथ में चेंजेस आ गए कि अल्फा ए बी सी जो है वो इक्वल नहीं है और जो एंगल है बीटा वाली 90 के इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक को आप नोट करेंगे कि ये एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ क्यूबिक है। क्यूबिक में एबीसी तीनों लेंथ इक्वल और तीनों एंगल 90, इसमें तीनों लेंथ इक्वल नहीं, तीनों एंगल जो है इक्वल में नहीं और 90 के भी इक्वल नहीं होती। तो एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम इज अ ट्राइक्लिनिक। और इसमें से जो याद करने वाले जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि आप डायमंड है और इसमें आइस का एग्जांपल है, जो कॉमन चीजों में से आ रहा है, केन शुगर है, तो ये ज्यादातर यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। अब मेल्टिंग कहा जाता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो हीट करने से, बहुत ही आसान है। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। अब इस टेम्परेचर पे जो है इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है सॉलिड और लिक्विड फेज के दरमियान। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज फ्यूजन और मेल्टिंग। इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज अकर, के सॉलिड और लिक्विड के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है। और ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पे इनके दरमियान इक्विलिब्रियम बन जाता है। फैक्टर्स क्या है जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगे, सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क जो है वो जाहिर करेंगे। उसमें 2 फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, एक तो इम्प्योरिटी है, दूसरा प्रेशर है। कि अगर एक सॉलिड है उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई जाए तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट। तो इम्प्योरिटी विल डिक्रीज दी मेल्टिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट अलग होगी और जो इम्प्योर सब्सटेंस होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगी उससे कम होगी और वो डिफरेंट होगी।
तो ये जो इम्प्योरिटी फैक्टर है इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो प्योर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड की एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है, अगर गोल्ड प्योर ना होगा, जितनी ज्यादा उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी तो उसकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में भी उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। दूसरा टर्म है प्रेशर। अब प्रेशर को मैंने सिंपलीफाई करके इन वर्डिंग में भी लिखा है, उसके बाद एक्सप्लेन भी किया है। तो अब पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूं कि अगर दो किस्म के सॉलिड हैं, एक सॉलिड ऐसे होते हैं हीट करने से एक्सपेंड होते हैं, बढ़ते हैं, मगर जो आइस है वाटर से जो प्रोड्यूस होती है उसका फिनोमेना एनामोलस है, डिफरेंट फिनोमेना है। आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ने के बजाय कम होता है, क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और आइस से जो लिक्विड बनता है उसका वॉल्यूम कम होता है। बाकी जो भी सॉलिड है उनको हम गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, तो एक्सपेंड होते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो उसे एक्सपेंड कहते हैं, एक्सपेंशन, और जब वॉल्यूम कम होता है तो कंट्रैक्शन कहते हैं, या कंट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसे सॉलिड जिसको अगर हम हीट करें और वो एक्सपेंड हो, और दूसरे सॉलिड हैं जिनको हम हीट करें तो कंट्रैक्ट हो, जिसमें आइस जो है वो एक एग्जांपल है। जो सॉलिड एक्सपेंड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर से, कि अगर ऐसे सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। सॉलिड हीट करने से एक्सपेंड हो तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर के, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। कंडीशन क्या है कि ऐसे सॉलिड जो एक्सपेंड हो हीटिंग से उनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है प्रेशर बढ़ाने से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब दूसरा ऐसे सॉलिड जो कंट्रैक्ट हो हीट करने से उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है। अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी, और दूसरे सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी इंक्रीज होगी। तो यही वर्डिंग में भी लिखा है, सॉलिड ए में लिखा है, ये वाले सॉलिड लिखे हैं मैंने जो एक्सपेंड होते हैं, और बी में जो कंट्रैक्ट होते हैं। सॉलिड which expand on heating their melting point increase by increasing pressure, ये डायरेक्टली हो जाए, सीधी निस्बत होगी इनकी। अब ऐसे सॉलिड कंट्रैक्ट ऑन हीटिंग लाइक आइस, their melting point decrease by increasing pressure, उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो डिक्रीज होती है by increasing the pressure। तो ये यहाँ पे हो गए। अब इससे रिलेटेड एक और छोटा सा टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। latent heat of फ्यूजन। जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा हो उस टेम्परेचर पे 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 1 kg सॉलिड सब्सटेंस है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब एकदम से पूरा का पूरा तो मेल्ट नहीं हो जाएगा, स्लोली वो मेल्ट हो रहा होगा। तो अब उस मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट जो चाहिए होगी उस सॉलिड का 1 ग्राम को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ग्राम सॉलिड इनटू एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिस्टम की सेम ही रहती है चाहे हम हीट कितनी भी दें, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम किसी सॉलिड को अगर मेल्ट कर रहे हैं तो चाहे हम जितना भी टेम्परेचर देंगे तो उस सॉलिड का टेम्परेचर जो है वो उससे एक्सीड नहीं करेगा। उसका रीज़न ये होता है कि सॉलिड को जो भी एक्स्ट्रा हीट मिल रही होती है वो यूज़ हो रही होती है उस सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में, लिक्विड फॉर्म में लाने में। इसीलिए सॉलिड का टेम्परेचर जो होता है वो उससे मज़ीद इंक्रीज नहीं होता।
Temperature of solid does not increase on its melting, because extra heat is being utilized convert solid into liquid. कि जो भी एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे होते हैं वो सॉलिड का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर सकते। उससे क्या होता है कि वो सॉलिड जो है उसको यूटिलाइज करता है उन पार्टिकल्स जो किलोज होते हैं उसको थोड़ा दूर करने में, मीन्स कि उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए। तो इस वजह से वो सॉलिड का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वाटर है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चाहे आप वाटर को हीटिंग सोर्स कितना भी ज्यादा दें तो भी वाटर का जो टेम्परेचर मैक्सिमम वो रहेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इससे अबव नहीं जा सकता एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसका रीजन ये है कि जो भी उसको एक्स्ट्रा हीट मिल रही होती है वो उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में यूटिलाइज हो रही होती है। तो वही सेम रीजन है कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं मेल्टिंग में, तो एक्स्ट्रा हीट जो भी होती है वो सिर्फ जो होती है वो यूटिलाइज हो जाती है उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, बाकी उसको वो टेम्परेचर है उस सॉलिड का इंक्रीज नहीं हो पाता। यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें वीडियो के हवाले से, और जो भी कन्फ्यूजन्स हों आपको वो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका मैं आपको रिप्लाई दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।